मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पारित हुआ दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के प्रस्ताव का विपक्ष ने भी किया समर्थन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत सरकारी कर्मियों के आश्रितों को सौंपा 1-1 करोड़ का चेक। कहा, दुर्घटना के शिकार कर्मियों के परिजनों के साथ खड़ी है सरकार। राज्य के 2 मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरिडीह पुलिस ने पटना से पकड़ा। वीडियो जारी कर सुदिव्य कुमार और इरफान अंसारी को दी थी उड़ाने की धमकी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल पूरे होने पर राज्यवासियों ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। कहा, इस योजना ने दी बिचौलियों से मुक्ति। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान और चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की यह 8वीं जापान यात्रा है। दुनिया के 2 सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र भारत और जापान के बीच कारोबारी संबंधों की बुनियाद अब नए दौर में नए विस्तार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 8वीं जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस लीडर्स के मंच को साझा करेंगे। इस मंच का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। भारत में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जापान के निवेशकों का रुझान अब चीन और आसियान देशों से हटकर भारत की ओर बढ़ रहा है। जेट्रो के ताजा सर्वे में 80% जापानी कंपनियों ने अगले 2 सालों में भारत में कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जापान ने 2000 और 2024 के बीच भारत में करीब $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत की कुल FDI का 6% है। भारत और जापान के बीच 2023-24 में कुल कारोबार करीब $23 अरब रहा। इसमें भारत का जापान में $5 अरब का एक्सपोर्ट रहा और करीब $18 अरब का इम्पोर्ट। भारत में निवेश की तैयारी कर रही जापान की कंपनियों में भी भारतीय टैलेंट को लेकर भरोसा बढ़ रहा है और वे भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बार के जापान दौरे में दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा भी की जा सकती है। इस वक्त भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां 8 से ज्यादा राज्यों में कारोबार कर रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो में जापान की भागीदारी और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का सशक्त उदाहरण है। भारत और जापान 2 ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, DD। विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन ने गुरुजी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया। इससे संबंधित प्रस्ताव भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने रखा, जिसे सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि झारखंड अलग राज्य के योगदान में जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का भी योगदान रहा है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते समय इन 2 विभूतियों का भी नाम उसमें जोड़ा जाना चाहिए। इससे पहले विधानसभा सत्र का अंतिम दिन भी हंगामेदार रहा। पहले सत्र में प्रश्नकाल आखिरी दिन भी नहीं चल सका। हो गया। सदन में पक्ष विपक्ष की भावना के अनुरूप मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न प्रदान करने हेतु यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है, पर सभा की सहमति हो। हमारी पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है। सिर्फ एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक हम सब लोग यहाँ निर्णय कर रहे हैं, तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता और देश भी जानता है, झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता रहे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और दूसरा विनोद बिहारी महतो। हमें लगता है कि जो झारखंड विधानसभा से हम सब लोग प्रस्ताव पारित करके संकल्प केंद्र को भेजे, तो ये 2 नाम को हम लोग उसमें जरूर जोड़े। इतना ही मेरे सरकार से निवेदन है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए राज्य सरकार के कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में सेवारत वैसे कर्मी जो सेवा में रहते हुए किसी भी दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं, उनके परिजनों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। दिवंगत कर्मियों के परिजनों को ससम्मान उनका पूरा हक अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, डॉक्टर इरफान अंसारी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2 सितंबर को होगी। इस बैठक में जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी समन्वय विभाग ने यह जानकारी दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। बहुप्रचारित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भी शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। श्री मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सुधारने के बजाय उसमें राजनीति कर अधिकारों का केंद्रीकरण करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगड़ी में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन के अधिग्रहण पर फिर से सवाल उठाए हैं। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता के दम पर गरीब आदिवासियों से जबरदस्ती भूमि खाली कराना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हल जोतने से मुझे तो रोक दिया, लेकिन आम जनता को नहीं रोक पाई। श्री सोरेन ने कहा कि अक्टूबर माह में वहां आदिवासियों का महादरबार लगाकर भूमि अधिग्रहण के विरोध को नई दिशा दी जाएगी। हमको रोक दिया, लेकिन पब्लिक तो कोई रोक नहीं सका ना। हल जुताई हो गया और हम लोग नगरी वासियों का हल हम लोग जुता है। ये कोई एफआईआर करने का किसी का अधिकार नहीं है। और इसीलिए अक्टूबर महीना विशाल वहां पर आदिवासी महादरबार का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनका उपचार जारी है। मंत्री की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री सहित राज्य के कई मंत्री और विधायकों ने अस्पताल जाकर उनका कुशलक्षेम जाना। बता दें कि हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की नई दिल्ली में बाईपास सर्जरी हुई थी। डॉक्टर सारी चीज़ों को हमें बतलाएंगे और उसके डिपेंडिंग हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। उनको इमरजेंसी सर्विसेज में रखा गया है। आप लोग को मालूम है कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, तो शायद कुछ थकान वगैरह की वजह से होगी परेशानी। डॉक्टर की निगरानी में स्टेबल है, बातचीत कर रहे हैं और उनकी स्थिति आगे जैसा डॉक्टर बताते हैं उसके हिसाब से। सूबे के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरिडीह पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। तकनीकी एवं मानव साक्ष्यों के आधार पर पटना से युवक की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक का किसी भी गैंगस्टर से कोई भी रिश्ता सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि धमकी देने वाले युवक ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया था। इसकी गिरफ्तारी त्वरित की जाए और इसके द्वारा जो धमकी दी गई थी उसके आलोक में टीम के द्वारा छापामारी की गई और इसकी गिरफ्तारी पटना से की गई। इसके पास से जो भी मोबाइल है जिसमें ये लगातार वीडियो भी वायरल कर रहा था, उसको भी सीज किया गया है। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो पूर्व में भी ये नगर थाना से पूर्व में जेल जा चुका है 2023 में। पूर्व
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज पलामू के डाल्टनगंज पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पलामू इकाई के पूर्व विभाग संघ संचालक स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि दिवंगत ध्रुव नारायण सिंह जी का संघ के प्रति समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के वरिष्ठ प्रचारक के निधन से निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई। मैं भी आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना ने आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। जनधन योजना के जरिए न सिर्फ लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। जनधन योजना से वित्तीय समावेशन में क्रांति आई है। जीरो बैलेंस पर खाता खुलने से हर कोई बैंक से जुड़ सकता है। इससे सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ी है। उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं उसके तहत भी उनको डायरेक्ट पैसा उनके खाता में जा पा रहा है। और इसमें उनको इंश्योरेंस का भी फैसिलिटी मिलता है और बैंकिंग का भी फैसिलिटी मिलता है। हम लोग इसमें एटीएम कार्ड्स भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और उसमें कोई चार्ज नहीं है। ये जीरो बैलेंस खाता होती है, कस्टमर को कोई पेनल्टी भी नहीं लगता है इसमें। अगर वो बैलेंस ना भी रखें तो भी इसमें कोई चार्जेज नहीं है। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि यह योजना डिजिटल इंडिया की नींव भी बन रही है। एक कैफे संचालक का कहना है कि अब तक उन्होंने 5000 से 6000 जीरो बैलेंस में खाते खोले हैं। इससे एटीएम में दुर्घटना बीमा मिलता है और खाता खोलने के लिए उन्होंने अपने दुकान पर 2 लोगों को रोजगार भी दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मैंने 5 से 6000 खाते खोल चुका हूँ और उनका भी एक सहूलियत हुआ कि इस योजना के आने से जीरो बैलेंस में वो खाता चलता है जिसपे कोई चार्ज भी नहीं लगता है, जिससे मुझे भी रोजगार मिला है और ग्राहकों को सुविधा है, खाता तुरंत खुलता है। इस योजना का फायदा विद्यार्थियों को भी हुआ है और इनके लिए पैसों का लेन देन अब आसान हो गया है। छात्र ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका खाता जीरो बैलेंस में खुल गया और उन्हें 2 लाख का निःशुल्क बीमा का भी लाभ मिल रहा है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनधन योजना चालू किया, जिस कारण मेरा जीरो बैलेंस में खाता खुल पाया और इससे मुझे बहुत सुविधा होती है और क्योंकि इसमें कोई इसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और एटीएम पे भी 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है मुफ्त में। योजना से महिलाएं भी लाभान्वित हुई हैं। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला बताती हैं कि पहले उनको खाता खोलने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, लेकिन अब जीरो बैलेंस में खाता खोलकर आसानी से पैसे जमा कर पा रही हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि पहले खाता खोलने के लिए मुझको पैसों की जरूरत पड़ती थी। अब मुझे जीरो बैलेंस से खाता खुल रहा है, जिसे मैं खाता खोल के पैसा जमा कर पा रही हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ एक बैंक खाता खोलने की योजना नहीं, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों को आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने का प्रयास है। इससे न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है, बल्कि पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता की नई राह भी खुली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना देश के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। पलामू वासियों ने भी जनधन योजना के 11 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। लोगों ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में आने से वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। साल 2014 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक बैंकिंग सेवा पहुंचाना है। आज देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस खाता, ओवरड्राफ्ट सुविधा और 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। योजना से सबसे ज्यादा लाभ गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को मिला है, जो पहले बैंकिंग व्यवस्था से वंचित थे। मैंने अपना खाता जनधन योजना के तहत चालू करवाया। जीरो अकाउंट पे पहले अपना अकाउंट चालू करने के लिए पैसे लगते थे, लेकिन ये जीरो अकाउंट पे मैंने अपना
खाता चालू किया, जिससे हम मेरी की सैलरी और भी चीज़ है जो यूपीआई मेरे मोबाइल से होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में अब छात्रों की स्कॉलरशिप हो या फिर वृद्धा पेंशन की राशि आसानी से पहुंच रही है। खाता होने से बहुत फायदा हुआ है। पहले जब खाता होता था बहुत पैसा कटता था। जब मोदी जी का जनधन खाता आया तो पैसा किस नहीं कटता है, सबका पैसा उसी में आता है, माँ का पेंशन जितना सब उसी में आता है। आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में जमा राशि लगातार बढ़ रही है। इससे वित्तीय समावेशन को भी नई दिशा मिली है। जो लोग इनमें लाभान्वित हुए हैं वो काफी सारे लोग हैं। बैंकों ने काफी मात्रा में जनधन अकाउंट खोले और जनधन अकाउंट के साथ खास बात ये थी कि ये जीरो बैलेंस पे खुले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन खातों में जीरो बैलेंस है। जो भी लोग जिन्होंने भी जनधन खाते खुलवाए हैं वो अपना जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक से कर रहे हैं और अपनी जो पूंजी है वो बैंकों में जमा कर रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं। जनधन योजना ने गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाकर आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी सफल वित्तीय समावेशन योजना माना जाता है। पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट। जल्द ही रांची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ियों का समागम होगा। पूर्व खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने बताया कि 31 अगस्त को डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में यह समागम आयोजित किया जाएगा। इस समागम में सभी खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों में आने वाली बाधाओं को दूर करने और खिलाड़ियों के उत्थान पर चर्चा की जाएगी। विकास में पूर्व खिलाड़ियों की जागरूकता क्या होगी? जागरूकता मीन्स बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं अभी नौकरी में हैं, कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं और कुछ रिटायर कर गए हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे पूर्व खिलाड़ी जो हैं अपने राज्य एवं देश का नाम रोशन किए हैं, आज ऐसा लगता है कि विलुप्त हो गए हैं। तो वैसा खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं ताकि वो खेल में एक्टिव रहे और अपना योगदान बीच बीच में देते रहें। राष्ट्रीय खेल नीति को लेकर पूरा खेल महकमा उत्साहित है। आकांक्षी जिला गुमला के खिलाड़ियों को भी उम्मीद है कि इस नीति से उनकी राह आसान होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है। आकांक्षी जिला गुमला में खेल के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में यहां के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी केंद्र सरकार की इस पहल को लेकर खासे आशान्वित हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस नई खेल नीति उन्होंने जो लागू की है उसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी खिलाड़ियों को बहुत अधिक लाभ होगा। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रीय खेल नीति अपनाया। मैं चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे गाँव जिलों में बिलोंग करने वाले सभी प्लेयर को इससे लाभ मिले। इनकी तरह मनीषा लकड़ा और शिवानी टोपो को भी राष्ट्रीय खेल नीति से काफी उम्मीदें हैं। ये दोनों राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और इन्हें लगता है कि आर्थिक तंगी की वजह अब डगर में कोई रुकावट नहीं लाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को इसमें लाभ मिलेगा। वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं और वो आगे अपने भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं इस खेल पे। अब नई नीति के माध्यम से जो 2036 में ओलंपिक होने वाला है पूरा हर गेम का, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले और भारत के लिए मेडल लाए। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में एथलीटों और फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे वीना क्रिकेटा और मनोज कुमार पाल भी मानते हैं कि इस नीति से गुमला जैसे आकांक्षी जिले के खिलाड़ियों को काफी लाभ होगा। वो बच्चे प्रतिभा होने के बावजूद भी गांव में छुप जाते हैं, वैसे बच्चों को अभी मौका मिलेगा अपना प्रतिभा दिखाने का और उस मुकाम तक पहुंचने का। तो बच्चे हैं, हम लोग का यही टारगेट है कि 2036 में ज़्यादा से ज़्यादा पदक हम अपने देश को दिलाएं और जिससे और सब कंट्री के जितने पदक रहते हैं उसमें भी हमारा देश भी नंबर 1 पे पहुंचे। गुमला की खेल के क्षेत्र में अलग पहचान है। जिले ने कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी और फुटबॉल खिलाड़ी दिए हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि खेल की इस नर्सरी में और भी फूल खिलेंगे। गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। और अब देखते हैं विधानसभा के विस्तारित मॉनसून सत्र की कार्यवाही में आज क्या-क्या हुआ।
झारखंड विधानसभा का विस्तारित मॉनसून सत्र अंतिम दिन आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल शुरू होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस हंगामे का मुख्य कारण 2 दिन पहले पारित झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक पर विपक्ष का विरोध और सत्ता पक्ष का जवाबी हमला रहा। इसके अलावा सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग और विधानसभा परिसर में ऐतिहासिक हस्तियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग ने भी सदन में गर्मागर्मी बढ़ाई। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सबसे पहले विधानसभा परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आदिवासी नायकों सिद्धू कान्हू और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई। उनकी इस मांग को सत्ता पक्ष के विधायकों ने समर्थन दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाए बिना अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल शुरू करने के लिए भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल का नाम पुकारा, लेकिन श्री जायसवाल ने सवाल पूछने के बजाय झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक के खिलाफ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत के नशे में चूर होकर गवर्नर के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों के चुनाव पर मनोनयन के जरिए रोक लगाई जा रही है, जिसके कारण छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। उनके इस आरोपों का जवाब देते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये अनपढ़ों की नहीं, कुपढ़ों की जमात है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधेयक में लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई हनन नहीं किया गया है। भाजपा विधायक आसन के सामने पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। जवाब में सत्ता पक्ष के विधायक भी आसन के सामने पहुंच गए और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने हंगामे पर नाराजगी जाहिर की और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन स्थिति अनियंत्रित होने पर उन्हें महज 8 मिनट में ही सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा विधायकों नवीन जायसवाल और रोशन लाल चौधरी पर सवाल न पूछकर प्रदर्शन करने के लिए सख्त नाराजगी जताई। स्पीकर की इस चेतावनी के बावजूद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर में फिर से शुरू हुई तो माहौल कुछ हद तक शांत हुआ। सदन व्यवस्थित ढंग से चला और शून्यकाल की सूचनाएं ली गईं। इसके अलावा कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में रखे गए। हालांकि प्रश्नकाल का समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका था, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रह गए। भाजपा विधायकों ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को भी जोर शोर से उठाया। नवीन जायसवाल ने कहा कि इस मामले में बार बार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। इस हंगामे के कारण न केवल प्रश्नकाल प्रभावित हुआ, बल्कि जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हो सकी। स्पीकर की चेतावनी और कार्यवाही स्थगित करने के बाद भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनाव कम नहीं हुआ। दूसरी पाली में विधायकों ने लगभग 3 दर्जन गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने समापन वक्तव्य के साथ पूरक मॉनसून सत्र के अनिश्चितकाल तक स्थगित करने की घोषणा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पारित हुआ दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के प्रस्ताव का विपक्ष ने भी किया समर्थन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत सरकारी कर्मियों के आश्रितों को सौंपा 1-1 करोड़ का चेक। कहा, दुर्घटना के शिकार कर्मियों के परिजनों के साथ खड़ी है सरकार।
राज्य के 2 मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरिडीह पुलिस ने पटना से पकड़ा। वीडियो जारी कर सुदिव्य कुमार और इरफान अंसारी को दी थी उड़ाने की धमकी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल पूरे होने पर राज्यवासियों ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। कहा, इस योजना ने दी बिचौलियों से मुक्ति।